हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है पेड़ काटने से, बी ऑप्शन है आर्थिक शोषण से, सी ऑप्शन है शराबखोरी से, डी ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो पेड़ काटने के विरोध से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। ए ऑप्शन है 2004 में, 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। तो 2005 में बना, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि भारत में 1977 में किस पार्टी को जीत मिली थी। ए ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी को, बी ऑप्शन है जनता पार्टी को, सी ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में 1977 में किस पार्टी को जीत मिली थी। तो जनता पार्टी को जीत मिली थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा। तो ब्रिटेन में पड़ा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आज यहाँ पे हम एक सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर बताएंगे और इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, सी ऑप्शन है निर्वाचन आयोग के द्वारा, डी ऑप्शन है सांसद के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन है अंबेडकर, बी ऑप्शन है कांशीराम, सी ऑप्शन है मायावती, डी ऑप्शन है रामविलास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो कांशीराम थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। ए ऑप्शन है 1999 में,
बी ऑप्शन है 1975 में, सी ऑप्शन है 1971 में, डी ऑप्शन है 1972 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, बी ऑप्शन है 15 जनवरी 1950 को, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, डी ऑप्शन है 26 अगस्त 1950 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ए ऑप्शन है लालटेन, बी ऑप्शन है तीर, सी ऑप्शन है बंगला, डी ऑप्शन है साइकिल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो बंगला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है चंडीगढ़, डी ऑप्शन है केरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1970 में, बी ऑप्शन है 1975 में, सी ऑप्शन है 1977 में, डी ऑप्शन है 1980 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो 1975 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है। ए ऑप्शन है नागरिकों की उदासीनता पर, बी ऑप्शन है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी ऑप्शन है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी ऑप्शन है अशिक्षा पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्था कितनी स्तरीय है। ए ऑप्शन है 1 स्तरीय, बी ऑप्शन है 2 स्तरीय, सी ऑप्शन है 3 स्तरीय, डी ऑप्शन है 4 स्तरीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्था कितनी स्तरीय है। तो 3 स्तरीय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन है व्यक्तिगत निर्णय, बी ऑप्शन है व्यक्ति का आदर्श, सी ऑप्शन है सामूहिक सहमति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है। तो सामूहिक सहमति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र बढ़ रहा है। ए ऑप्शन है उन्नति की ओर, बी ऑप्शन है ह्रास की ओर, सी ऑप्शन है विकास और उन्नति की ओर, डी ऑप्शन है निम्न स्तर की ओर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र बढ़ रहा है तो विकास और उन्नति की ओर बढ़ रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं। ए ऑप्शन है भ्रष्टाचार, बी ऑप्शन है जातिवाद, सी ऑप्शन है परिवारवाद, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं। तो भ्रष्टाचार भी है, जातिवाद भी है, परिवारवाद भी है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18
18 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका में कौन सा धर्म है? ए ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन है हिंदू धर्म, सी ऑप्शन है ईसाई धर्म, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीलंका में कौन सा धर्म है। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? ए ऑप्शन है 1960 में, बी ऑप्शन है 1970 में, सी ऑप्शन है 1980 में, डी ऑप्शन है 1990 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो 1990 में बना, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि दलित और महादलित का पहचान कहाँ बना है? ए ऑप्शन है राजस्थान में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दलित और महादलित का पहचान कहाँ बना है? तो बिहार में बना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? ए ऑप्शन है मजबूत, बी ऑप्शन है अति मजबूत, सी ऑप्शन है ढीला, डी ऑप्शन है कठोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो ढीला होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ए ऑप्शन है अशिक्षा, बी ऑप्शन है पंचायती राज, सी ऑप्शन है सामाजिक समानता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए ऑप्शन है 1966 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1969 में, डी ऑप्शन है 1975 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ? ए ऑप्शन है 1904 में, बी ऑप्शन है 1908 में, सी ऑप्शन है 1919 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1904 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है? ए ऑप्शन है महाजन, बी ऑप्शन है रिश्तेदार, सी ऑप्शन है बैंक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है तो महाजन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संस्था मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी संस्था मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण ने देशों को किया है? ए ऑप्शन है कुछ दूर, बी ऑप्शन है करीब, सी ऑप्शन है अति दूर, डी ऑप्शन है दूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण ने देशों को किया है तो देशों को करीब किया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी
सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं। तो वैश्वीकरण के 4 अंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन है। ए ऑप्शन है उपभोक्ता, बी ऑप्शन है ब्याज, सी ऑप्शन है संपत्ति, डी ऑप्शन है जमीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन है। तो उपभोक्ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है जनेवा में, डी ऑप्शन है नेपाल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो जनेवा में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप देशों के बीच बढ़ा है। ए ऑप्शन है आयात, बी ऑप्शन है निर्यात, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप देशों के बीच बढ़ा है। तो आयात और निर्यात दोनों बढ़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है। ए ऑप्शन है विश्व बैंक, बी ऑप्शन है IMF, सी ऑप्शन है WTO, डी ऑप्शन है UNO। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है तो WTO है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसका पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ए ऑप्शन है सिवान का, बी ऑप्शन है पटना का, सी ऑप्शन है भागलपुर का, डी ऑप्शन है शिवहर का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया। ए ऑप्शन है दोहन, बी ऑप्शन है शोषण, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया। तो दोहन और शोषण दोनों किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन कौन करता है। ए ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी ऑप्शन है मूल योग विधि, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, डी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन कौन करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। ए ऑप्शन है आय विधि, बी ऑप्शन है उत्पादन विधि, सी ऑप्शन है व्यय विधि, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आय विधि भी है, उत्पादन विधि भी है, व्यय विधि भी है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन है राजकीय आय, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, सी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो प्रति व्यक्ति आय करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है। ए ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य, बी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य, सी ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है। तो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि कागजी मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने किया था। ए ऑप्शन है चीन ने,
बी ऑप्शन है भारत ने, सी ऑप्शन है नेपाल ने, डी ऑप्शन है भूटान ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कागजी मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने किया था, तो चीन ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए ऑप्शन है मुद्रा, बी ऑप्शन है खेतों के कागज, सी ऑप्शन है जमीन, डी ऑप्शन है सोना और चांदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मुद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। ए ऑप्शन है सोने के सिक्के, बी ऑप्शन है कागज के नोट, सी ऑप्शन है चांदी के सिक्के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, तो कागज के नोट हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है पीतल का, डी ऑप्शन है सोना और चांदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, तो सोना और चांदी का हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है बचत, बी ऑप्शन है खर्च, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, तो बचत कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है, तो एटीएम का पूरा नाम स्वचालित टेलर मशीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि साख का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है ऋण लौटाने की क्षमता, बी ऑप्शन है विश्वास, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साख का अर्थ क्या होता है, तो ऋण लौटाने की क्षमता और विश्वास दोनों होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है चेन्नई में, डी ऑप्शन है पटना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। ए ऑप्शन है 20 रुपया, बी ऑप्शन है 10 रुपया, सी ऑप्शन है 50 रुपया, डी ऑप्शन है कोई शुल्क नहीं लगता। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो कोई शुल्क नहीं लगता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन की समस्त क्रिया निर्भर किस पे करता है। ए ऑप्शन है विक्रेता पर, बी ऑप्शन है उपभोक्ता पे, सी ऑप्शन है छात्र पर, डी ऑप्शन है किसी पर नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्पादन की समस्त क्रिया निर्भर किस पे करता है, तो उपभोक्ता पे करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है योजना मंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा चुके हैं, और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है चीन में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं
नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।